पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज टैम्सले ने 1935 में। परितंत्र या पारिस्थितिकी क्या है? जैविक जगत जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। अजैविक जगत जैसे कि भौतिक रासायनिक तत्व, वायु, मृदा, पवन, आर्द्रता, नमी के बीच जटिल अंतर संबंध को ही परितंत्र, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। पर्यावरण का क्या अर्थ है? पर्यावरण उन सभी जैविक अजैविक चीज़ों से जो हमें चारों ओर से घिरे रहती हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इकोसिस्टम के अजैविक घटक मुख्य रूप से किन 3 वर्गों में विभाजित होते हैं? भौतिक कारक, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों में। भौतिक कारक परितंत्र में जीवों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं? ये परितंत्र में जीवों की वृद्धि को नियंत्रित और स्थिर बनाए रखते हैं। परितंत्र के जैविक घटक कौन कौन होते हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। परितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? उनका कार्य क्या है? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, ये स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। उत्पादकों में हरे पौधे के अलावा बैक्टीरिया, शैवाल आदि भी शामिल है जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? उनका भोजन, वो भोजन किससे प्राप्त करते हैं? उपभोक्ता होते हैं विषमपोषी, हेटरोट्रॉप्स, और वो स्वपोषी या उत्पादकों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन का सेवन करते हैं। भोजन के आधार पर उपभोक्ताओं को किन वर्गों में बांटा जाता है? तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। और इन्हीं उपभोक्ताओं को विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब घटक क्या होते हैं? ये वो जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पौधों, जंतुओं का विघटन करते हैं। अपघटकों के 2 मुख्य उदाहरण बैक्टीरिया और फंजाई। अपघटक क्या कार्य करते हैं? मृत जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। अपघटकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग करना। अपघटक पोषक तत्वों को वापस कहाँ मिला देते हैं? मिट्टी में। मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट क्या होते हैं? मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट वे जीव होते हैं जो मृत पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस छोड़ देते हैं। मृतोपजीवी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें ही अपघटक या डिकम्पोजर कहा जाता है। और मृतोपजीवी के सामान्य उदाहरण है कवक, फंजाई। इकोसिस्टम के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक परितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, और मानव निर्मित परितंत्र। अधिकांश प्राकृतिक परितंत्र या इकोसिस्टम जैसे जंगल, समुद्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वे हमें क्या देते हैं? तो इनकी ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, और जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ये परितंत्र हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ आदि प्रदान करते हैं। वे कौन से प्राकृतिक परितंत्र हैं जो सौर विकिरण के साथ साथ हवा, वर्षा, ज्वार भाटा जैसे ऊर्जा सहायकों पर भी निर्भर हैं? तो ऐसे प्राकृतिक परितंत्र हमें देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, ज्वारनदमुख। कोरल रीफ मूंगा चट्टान मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये मुख्य रूप से छोटे समुद्री जीव पॉलिप्स द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट से। मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? खेत, मछली पालन मतलब फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर, तालाब, नगर, उद्योग। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवधारी अपने क्रम से जुड़े होते हैं और हरित पादपों अर्थात उत्पादकों से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है? इसमें 10% ही ऊर्जा अगले पोषण स्तर तक जाती है, बाकी क्षय हो जाता है। उत्पादक प्रोड्यूसर कौन होते हैं? उनकी क्षमता क्या है? उत्पादक होते हैं हरे पत्तों वाले पेड़ पौधे, फफूंद, सूक्ष्म जीव। ये सूर्य से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशिकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं? उपभोक्ता पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उनका विघटन करते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उनके क्या उदाहरण हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, ये हरे पत्तों वाले पेड़ पौधों घास का सेवन करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कितने प्रकार की होती है? उनके एग्जाम्पल क्या है? खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। चारण श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, यह श्रृंखला हरे पौधे या उत्पादकों से शुरू होती है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता से होते हुए मांसाहारी द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जैसे घास, टिड्डा, फिर मेढक, सांप, बाज। इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है।
अपृत खाद्य श्रृंखला डेट्रस फूड चेन, ये खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे मृत पौधे और जानवर से शुरू होती है। इसमें अपघटक शामिल होते हैं जो मृत पदार्थों का विघटन करते हैं। खाद्य जाल फूड चेन क्या है? किसी इकोसिस्टम में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ये एक रेखीय होता है। खाद्य जाल में पोषण स्तर का संबंध कैसा होता है फूड चेन में? तो ये होता है बहुरेखीय। मतलब फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह एक रेखीय और पोषण स्तर बहुरेखीय होता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? इकोटोन। इसे संक्रामिका भी कहते हैं। इकोटोन का उदाहरण क्या है? तो एक नदी और उसके किनारे के बीच की दलदली भूमि का क्षेत्र इकोटोन कह सकते हैं, या सूखे तथा गीले पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के क्षेत्र को इकोटोन कहा जा सकता है। मैंग्रोव वन स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का एक इकोटोन क्षेत्र होता है। नदी और समुद्र के बीच खारे पानी और मीठे पानी के बीच कौन सा क्षेत्र होता है? तो ये भी एक इकोटोन क्षेत्र कहलाता होता है। इकोटोन की विशेषता क्या होती है? ये चौड़ा या सकरा क्षेत्र होता है। ये तनाव वाला क्षेत्र हो सकता है क्योंकि अलग बहुत यहाँ पे विविधता पाई जाती है। और इकोटोन में पाई जाने वाली प्रजातियाँ किस प्रकार की होती हैं? इस क्षेत्र में ऐसी प्रजातियाँ हो सकती हैं जो सीमावर्ती प्रजातियों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों से पूरी तरह भिन्न हो, मतलब कि जो भी इनके पड़ोस में पाया जा रहा है उससे बिल्कुल भिन्न हो सकती हैं। इकोटोन किस प्रकार के हो सकते हैं? तो प्राकृतिक मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र जंगल के बीच का इकोटोन मानव निर्मित क्षेत्र का होता है। इकोटोन का आकार कैसा होता है? बहुत छोटे क्षेत्र से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र भी हो सकता है। इकोटोन का महत्व क्या है? जहाँ जीवों को अत्यधिक विविधता मिलती है, वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराता है पक्षियों को। यहाँ प्रवासी पक्षियों के लिए आनुवंशिक विविधता के कारण एक दूसरे की जहाँ जीवों की अत्यधिक विविधता मिलती है, पक्षियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराता है। सीमावर्ती पारिस्थितिकी तंत्र को आपदाओं से बचाने हेतु बफर का कार्य करता है। और यह जोन इकोटोन जोन जो होता है जलवायु परिवर्तन का संकेतक होता है। प्रत्येक इकाई में जैविक पदार्थ के वजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोमास। पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को कुल प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा में से खाद्य श्रृंखला को जो ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधे जितनी ऊर्जा खुद के पोषण के लिए उपयोग करने के बाद आगे खाद्य श्रृंखला को उपलब्ध कराते हैं उसे असली प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में कौन सी ऊर्जा शामिल नहीं होती? तो वो ऊर्जा शामिल नहीं होती जो पेड़ पौधे खुद के पोषण के लिए या कह सकते हैं वृद्धि के लिए श्वसन के रूप में खर्च कर देते हैं। सर्वाधिक नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? जीवमंडल में जीवधारियों और पर्यावरण अर्थात जीवित तथा अजीवित और वातावरण तथा मृदा के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मतलब जीवित चीज़ों, पर्यावरण और मृदा या अजैविक जो अन्य भी जो अजैविक घटक हैं उनके बीच रासायनिक तत्वों का प्रवाह ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र में तत्वों का संचार कैसे होता है? जिसमें तत्वों का संचार होता है अजैविक अवस्था से जैविक अवस्था में, जैविक अवस्था से अजैविक अवस्था में। ये जो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया गया था, तो ये 1993 में पीए कुर्ले और डब्ल्यू नेवे द्वारा दिया गया था जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में, कि यहाँ चीज़ों का जैविक से अजैविक, अजैविक से जैविक में परिवर्तन होता है। जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, गैसीय चक्र, सेडिमेंट्री चक्र। गैसीय चक्र में ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आते हैं। इनका मुख्य भंडार वायुमंडल और महासागर में होता है। कार्बन उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या हैं? जीवाश्म ईंधन का दहन, ज्वालामुखी उद्गार, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन, बर्फों के पिघलने से कार्बन उत्सर्जन। कार्बन सिंक या अवशोषण के क्या स्रोत हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, हिमनदों का निर्माण, ह्यूमस या पीट और महासागरों के जल में घुला हुआ कार्बन। ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन के अवशोषण का स्रोत क्या है? तो जीव तथा पेड़ों द्वारा श्वसन, ऑक्सीजन से ओजोन O3 का निर्माण, रासायनिक अभिक्रियाएं। ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन के उत्सर्जन के क्या स्रोत हैं? तो पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण,
औद्योगिक क्रियाकलाप जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या समस्या है? इसमें नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में हमारे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उपलब्ध है, लेकिन यह मुक्त अवस्था में है। इसका उपयोग करने के लिए इसका फिक्सेशन या स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? जैसे बिजली का चमकना और जैविक प्रक्रिया, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, जो दाल की जड़ों में पाए जाते हैं, और नीलहरित शैवाल, एनाबेना जिसका नाम होता है, और माइकोराइजा, ये सभी शैवाल हैं। कवक मतलब फंजाई, ये सारे स्थिरीकरण करते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कौन करते हैं? तो इस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं, और नाइट्रोबैक्टर और एजिटोबैक्टर इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पे नाइट्रीकरण लिखा हुआ है, लेकिन है विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण में क्या है, इसमें कौन सहायक होता है? तो इसमें होता है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का पुनः मुक्त नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में वापस चला जाना ही विनाइट्रीकरण कहलाता है। इसके लिए सहायक होता है सूडोमोनास। तो नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण दो अलग चीज़ हैं। सल्फर चक्र कैसे काम करता है? सल्फर मुख्यतः चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों के अपक्षय से मृदा में, मृदा के से पौधों में, और पौधों से फिर ये खाद्य जाल में प्रवेश कर जाता है। सल्फर या SO2 गैस के स्रोत क्या है? इसका स्रोत है जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल गैस आदि का, ज्वालामुखी उद्गार, अम्ल वर्षा, और सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकरण, जैसे कि थायोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? इसका क्या महत्व है? ये भी मुख्यतः चट्टानों में पाया जाता है। ये जीवों की कोशिका झिल्लियों में, न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि DNA, RNA, प्राणियों के कवच, हड्डियों, दांतों में ये पाया जाता है, और चट्टानों में इसका भंडारण फास्फेट के रूप में होता है। जल चक्र में क्या होता है? जल कहाँ कहाँ मौजूद है? जल चक्र में जल मौजूद है महासागर में, सागर में, हिमनदों की बर्फ में, नदियों में, भूगर्भीय जल में, और फिर इन्हीं का वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वर्षा होती है, और जिससे भूमिगत जल बनता है। तो ये सारी चीज़ें एक जल चक्र की जिससे कि प्रक्रिया चलती रहती है। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये 97.5% तरल, हिम और वाष्प के रूप में। तेईस जो मीठा पानी बच गया, उसका 2.5% बच गया, उसका भी 80% ग्लेशियर के रूप में है। कुल जल का लगभग 0.17 झीलों में पाया जाता है, 0.017%। पृथ्वी के कुल जल में भूगर्भीय जल, ग्राउंड वाटर कितना है? तो 0.005%। वायुमंडल और नदियों में जल का प्रतिशत क्या है? तो दोनों में ही समान है, 0.0001% वायुमंडल में भी है, और इतना ही नदियों में भी है। कोर प्रभाव, एज इफेक्ट क्या है? ये कहाँ देखा जा सकता है? कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है, ये जहाँ दो पारितंत्र या इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं। इस क्षेत्र में विशाल जैविक विविधता पाई जाती है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों की प्रजातियाँ यहाँ मौजूद होती हैं। जैसे कि ये कहाँ पाई जाती हैं? तो जहाँ जलीय जीव परितंत्र होता है, स्थल परितंत्र जहाँ मिलते हैं, वहाँ उन क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी वाले होते हैं। पर्यावरण संतुलन क्या है? जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच एक संतुलन बना रहे, उनकी गुणवत्ता में कोई विशेष परिवर्तन न हो, और इसे ही पर्यावरण संतुलन कहा जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन में जैविक अजैविक घटकों की भूमिका क्या है? बाहरी हस्तक्षेप से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जैविक और अजैविक घटकों की अपनी विशेष भूमिका होती है पारिस्थितिकी संतुलन में, लेकिन जब इन पर बाहरी कारकों, खासकर मानव हस्तक्षेप के कारण इन घटकों के बीच सामान्य संतुलन अगर बिगड़ जाता है, तो जैविक घटकों की अधिवासी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस में जैविक अजैविक घटकों की स्थिति कैसी रहती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या स्थिर रहती है, यानी किसी एक प्रजाति की संख्या अत्यधिक नहीं बढ़ती, जिससे अन्य प्रजातियां विलुप्त हो सके। वनस्पतियों की विविधता बनी रहती है, बढ़ती रहती है। पानी, मिट्टी, वायु और खनिज जैसे अजैविक घटकों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है? इसके क्या प्रभाव हैं? यह वह स्थिति है जिसमें किसी विशेष जीव की प्रजाति की संख्या बहुत बढ़ जाती है या बहुत घट जाती है। इसमें जंगल, मिट्टी, पानी, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से गिरावट आने लगती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलित कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है।